सबको सादर नमस्ते। पंचनद का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि पंचनद ने इतना अच्छा विषय उठाया है जो हमारे भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के शुरू में और अपने वक्तव्य के शुरू में मैं नमन करता हूं उन जांबाजों को, उन योद्धाओं को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए गलवान वैली में। उसके बाद मैं प्रणाम करता हूं उन माताओं को जिन्होंने ऐसे शेर सपूत पैदा किए कि जो देश के लिए चट्टान बनकर खड़े हैं और देश की सुरक्षा में सदा ही लगे रहते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। उसके बाद हम आज का विषय आता है। हमारा आज का विषय है चीनी ऐप पर प्रतिबंध, एक विश्लेषण। हमने 5-6 दिन पहले एक छोटा सा इसके ऊपर कार्यक्रम किया था प्रदीप तिवारी जी के साथ, और उसके बाद हमने कुछ बात ऐसी कही थी इस पर अगर भारत कार्रवाई करे तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। तो आज वो बहुत बढ़िया खबर है इस देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, लेकिन उसकी चर्चा करूंगा मैं अंत में, क्योंकि वो आज का सबसे बड़ा विषय है जो हमारे प्रधानमंत्री की घोषणा है। तो हम चलते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगा है ये क्या लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है, इसकी क्या इसके वेरियस स्टेप्स रहे हैं। तो 15 जून 2020 को गलवान वैली पर झड़प हुई और वहां पर जो दुर्भाग्यपूर्ण 20 जवान हमारे चले गए। उसके बाद गृह मंत्रालय में खबर आती है कि चीनी ऐप के जरिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही यह खबर आती है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी उस सूचना को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ शेयर करते हैं और इसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं। और 29 जून को बिना समय गवाए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये मंत्रालय एक प्रतिबंध जारी करता है जिसमें वो कहता है कि 59 चाइनीज ऐप की फंक्शनिंग भारत में बंद कर दी गई है। इसका नाम मित्रों रविशंकर प्रसाद जी ने दिया डिजिटल स्ट्राइक। तो आपने देखा होगा हम जिंदगी में ऐसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका जो अर्थ है या मायने हैं कई बार हम नहीं जा पाते, इसलिए उसकी एक सेकंड की चर्चा वो भी कर दूं। क्योंकि मैंने अपने एक वक्तव्य में किसी को प्रश्न पूछा, डीएवी कॉलेज के छात्र थे, कि क्या पुलिस जो शब्द है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो बड़ी अजीब बात है, उस पुलिस का हिंदी का अर्थ नहीं कोई बता पाया। तो इस समय आज मैं वो इसलिए बोल रहा हूं पुलिस का शब्द भी, क्योंकि अभी मैं डिजिटल का अर्थ जो है आपके साथ बता दूंगा। तो पुलिस को हिंदी में आरक्षी बोलते हैं, लेकिन ये लफ्ज इतना पॉपुलर है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, शब्द इस्तेमाल पुलिस ही होता है। इसी तरह ये जो डिजिटल स्ट्राइक है, अब डिजिटल शब्द जो है वो डिजिट से बना है, और ये डिजिटल जो है इसको हम बोलते हैं अंकीय। डिजिटल का मतलब है अंकीय और डिजिटल स्ट्राइक है अंकीय आक्रमण। तो ये अंकीय आक्रमण जो है डिजिटल स्ट्राइक भारत ने किया। सबसे पहले तो इस पर जो भारतीय थे उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान या फीलिंग देखने को मिली जिसमें उनको लगा कि भारतीय सरकार हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान के जवानों के प्रति सजग है और उसने इतना भारी कदम उठाया है। और यह कदम कैसे उठाया गया इसके ऊपर भी 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि यह प्रतिबंध लगा कैसे है। देखिए, भारत का एक कानून है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट की धारा 69A है जो यह कहती है कि अगर सूचना यह है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा है या खतरा के बादल मंडरा रहे हैं, तो हम उस चीज को बैन कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर सेक्शन 69 के अंदर
जो भी काम होता है कानून के अंदर उसकी एक प्रक्रिया बनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम रूल बोलते हैं। तो इस एक्ट के अंदर वो रूल आते हैं। तो उसकी रूल का नाम जो है जिसके अंदर ये प्रक्रिया की गई उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, ब्रैकेट क्लोज, रूल्स 2009। तो ये सेक्शन भी आ गया, रूल भी आ गया। इसके अंदर मंत्रालय ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके अगर आप ऑर्डर में जाएंगे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर पड़ा है उसमें लिखा है कि संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर रिस्क एलिमेंट आ गया था, क्योंकि ये चाइनीज ऐप डेटा माइनिंग कर रहे थे, यहां का डेटा सारा पिक करके बाहर जा रहा था, तो इसलिए इन एप्स को बैन कर दिए गए। तो मित्रों, जैसे ही हम बैन की चर्चा करेंगे इसके बीच में एक छोटी सी बात मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही ये बैन आया तो जो भारतीय विरोधी स्वर होते हैं, जिसको लुटियंस लॉबी के नाम से भी बोलते हैं, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भारत को राजस्व का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब वो समा चला गया मित्रों, जब इस तरह के लोग लोगों को भड़का देते थे, रास्ते से इधर उधर ले जाते थे। सबको पता था कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका ध्येय एक है, भारत भारत भारत। तो इसलिए ये जो स्वर थे भारतीय विरोधी स्वर, इसमें किसी ने यकीन नहीं किया। अब ये हो क्या रहा था कि देखिए भारत का जो डेटा है, डेटा जब मैं बोलता हूं उस डेटा के अंदर सारा कुछ आ जाता है। आज हमारा आंकड़ा यह कहता है कि भारत की 50% से ज्यादा जनता ऑनलाइन है, मतलब 65 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय भारत के ऑनलाइन है थ्रू मोबाइल फोन। कंप्यूटर इतना नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन हर व्यक्ति के पास है और उसके ऊपर इंटरनेट जा रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या, जब मैं बात करता हूं 65 करोड़ भारतीय ऑनलाइन है, और जब इसका आंकड़ा मैं देखता हूं कि कनाडा की जनसंख्या कितनी है, तो कनाडा की जनसंख्या इस समय 3.80 करोड़ है। 3 करोड़ 80 लाख कनाडा की जनसंख्या है, लेकिन भारत के अंदर 50% लोग 65 करोड़ ऑनलाइन है। तो आप समझ सकते हैं जनसंख्या, संख्या, और इस समय जो युग चल रहा है मित्रों, उसमें संख्या का बहुत बड़ा बल है। दुनिया में हर जगह में हम एक छोटी सी बैठक करते हैं, उसमें भी हम कहते हैं, हम बैठक के अंत में, कि आज हमारी संख्या बहुत अच्छी थी या आज हमारी संख्या कम थी। क्योंकि जो संदेश है, जो विश्लेषण है, जो बातें हैं, अगर वो जनसंख्या तक जाएंगी तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये संख्या इस समय जो है, ये भारत संख्या के मामले में, अगर चीन की आबादी 140 करोड़ है तो भारत 136 करोड़ है। तो इसलिए संख्या में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं है, और वो तानाशाह मुल्क है और हिंदुस्तान लोकतंत्र है। जब डेमोक्रेसी की बात होती है मित्रों, दुनिया में कहा जाता है इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां पर है, वो कहते हैं भारत। तो भारत लोकतंत्र में जनसंख्या के हिसाब से भी नंबर 1 पर आता है। अब हम ये 59 ऐप्स की जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अटैक क्यों हुआ, इसके ऊपर एक जो चाइना, जो चीन है, मैंने उस दिन भी कहा था कि चीन की परिभाषा जाननी हो तो चीन लफ्ज को उल्टा करके पढ़ लो, ये आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इनकी नीतियां जो है, इनका नाम उल्टा कर दो, वो उनकी नीतियां हैं। और इनका सबसे बड़ा जो नीति है, ये कहते हैं जीतो जंग बिना लड़ाई। जंग जीतनी है पर लड़ाई नहीं लड़नी। विन विदाउट वॉर। तो अब ये किसकी बात करते हैं, ये फिजिकल लड़ाई को छोड़ करके बाकी सारी वॉर की बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल वॉर, डिजिटल वॉर, कंप्यूटर वॉर, हैकिंग वॉर, साइबर वॉर,
ये इस तरह के काम करते हैं। और अभी अभी जो बीमारी आई है, सारी दुनिया जिससे परेशान है, उसका नाम है कोरोना वायरस। और उस कोरोना वायरस के ऊपर सारा देश जो है इस समय जूझ रहा है, सारी दुनिया जूझ रही है, और हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लड़ रहे हैं। ये मैं बात कोविड की इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं कहता हूं चाइना वॉर कैसे करता है, जीतो जंग बिना लड़ाई, तो ये इस तरह की घटिया हरकतें करता है। अब उसको उसी की भाषा में जवाब देना था, तो भारत के जो थिंक टैंक था उसने कहा कि इस दुनिया में अगर जो ताकत है आज की डेट में, वो मजबूत अर्थतंत्र से आती है, इकोनॉमिक्स से आती है। जिस देश के पास आज अमेरिका का नाम है, वो बोलते हैं यूएस डॉलर 74 रुपए 86 पैसे चला गया, 75 रुपए चला गया। तो जब मूल्यांकन करते हैं देश का, तो वो कहते हैं अर्थशास्त्र कितना इसका सुदृढ़ है। तो लोगों ने कहा कि चीन के अगर अर्थशास्त्र को हिट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा वेपन सिद्ध होगा। हम डेटा भी अपना कंट्रोल करेंगे, 130 करोड़ भारतीयों की जो प्राइवेसी है उसको भी कंट्रोल करेंगे, और चाइना के अर्थशास्त्र पर भी हिट करेंगे। तो इसके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर गए, राजस्व पैसा कितना आता है, कितना पैसा कमाते हैं। तो चाइना को यह था कि भारत में तो बेरोजगारी चल रही है, भारत ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता क्योंकि हजारों लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, भारत में एक तरह से लोग रिवोल्ट कर देंगे इस कदम के खिलाफ। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि यह भारत देश है जहां ब्रिटिश आए, मुगल आए, पर भारत की तूती आज भी बोल रही है और वो विश्व गुरु बनने की कगार या राह पर चल रहा है। तो ये जब ऐप की बात हुई तो 59 ऐप में मैं, वैसे तो वो जो नाम है सभी को मालूम नहीं है, लेकिन मैं कुछ नाम लेता हूं और उनकी रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी मित्रों सबको जानकारी हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा नाम है टिकटॉक का, कि टिकटॉक को लोग सब जानते हैं कि इसके ऊपर वीडियो आते हैं और इसकी संख्या कितनी है इस पर भी मैं बात करूंगा। तो ये ऐप कौन से हैं? टिकटॉक है जिसके ऊपर वीडियो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक शेयर इट। अब शेयर इट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं किसी भी दुनिया के कोने में। इसी तरह एक ऐप है लाइक या लाइकी के नाम से बोलते हैं। यह 2-3 साल पहले बॉम्बे में आया था और यह बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में इसने सलमान खान प्रोडक्शन के साथ एक हिस्सेदारी करी और उनकी पिक्चर आ रही थी दबंग 3 कि दबंग 3 को कैसे प्रमोट किया जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और उस पर इसने काम किया और 1 साल के अंदर 21 लाख से ज्यादा इसने अपने सदस्य मतलब डाउनलोड हो गए और यह बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था। किसी भी पिक्चर को प्रमोट करना है किसी भी स्थान पर, लोग इसका सहारा लेने के लिए बात कर रहे थे। इसके बाद एक ऐप आता है कैम स्कैनर। तो जो कैम स्कैनर ऐप है उसके ऊपर हम जो भी डॉक्यूमेंट चाहें स्कैन करके दुनिया के किसी हिस्से में भेज देते हैं। मित्रों, इसकी संख्या हिंदुस्तान के अंदर 8 करोड़ लोग हैं जो कैम स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह एक ऐप है हेलो, HELO। यह 2019 में ऐप आया, 50 मिलियन या 5 करोड़ इसके यूजर्स भारतीय में थे और इन्होंने 2019 के अंत में घोषणा करी कि हमारा टारगेट 2020 में 10 करोड़ यूजर्स का है भारत के अंदर। 14 भाषा के अंदर यह ऐप आती है, आप कोई भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यूसी ब्राउजर एक ऐप है, यह मोबाइल में ब्राउजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके निर्माता कौन थे? यूसी वेब एक कंपनी है और यूसी वेब का मालिक कौन है? अलीबाबा। और अलीबाबा कहां बैठा है? चाइना में। यह जुलाई 19 में बहुत स्पीड से आया और इस समय इसके 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भारतीय में हैं। यह भी 14 भाषाओं के अंदर अपनी जो सर्विस सेवाएं हैं वो प्रदान करता है। लोग 14 तरह की भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारा सब कुछ जो है, हम जो
डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जो अपना सामान खाने का पीने का डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद रहे हैं, ये सब डाटा यहां से जा रहा था। चाइना डाटा कलेक्ट करता है, हिंदुस्तान के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन से शहर में क्या सामान बिकता है, वेपन कौन सा यूज होता है, उसके एमुनिशन कौन सा होता है, ये सारा डाटा, क्योंकि हम इसको बेरोक टोक इस्तेमाल करते हैं बहुत सेफ समझकर, लेकिन वो फिर भी जाता है। जैसे पेट्रोल पंप पर लोगों ने पर्चियां रखी होती है, कृपया आप अपना इस पर डाटा भरिए, आपको इनाम मिलेगा। लोग भर देते हैं डेटा, फिर उनको वेडिंग एनिवर्सरी जन्मदिन पर मुबारकबाद आ जाती है, फिर वो आपको बुलाते हैं कि जी आप आइए फलाने हिल स्टेशन पर, आपको फ्री कमरा मिलेगा। तो आपका डाटा जा रहा है, कुछ दिन के बाद ये डाटा कई करोड़ों में दूसरी कंपनी को बेच दिया जाता है। एक मुहिम में चंडीगढ़ में चला रहा हूं, शुरू करी है, स्कूल का डाटा बिक जाता है। आपका बच्चा अभी 12वीं पास करके निकला नहीं, लेकिन आपको मैसेज आ जाएंगे फोन पर, फलां यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को दाखिल कीजिए, फलां कॉलेज में कीजिए, ये देंगे वो देंगे। आप हैरान होते हैं कि मेरा बच्चा तो अभी 12वीं पढ़ा नहीं है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज मुझे कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो मित्रों, ये सब डेटा कमाल है, डेटा शेयरिंग, आपका सारा सीक्रेसी जो है उससे निकल जाती है। तो उसको कृपया ध्यान रखिए इसके बीच में। और ये जब हम डाउनलोडिंग और डेटा की बात कर रहे हैं, तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आपकी जानकारी के लिए कि इसका अर्थव्यवस्था में कितना महत्व है। 2019 में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो ग्राहकों ने इन ऐप पर पैसा खर्च करा 2019 में, उसकी फिगर है मित्रों 120 बिलियन। और मुझे कैलकुलेटर के अंदर जाकर इसकी फिगर निकालनी पड़ी कि अगर किसी ने पूछा तो आंकड़ा देना पड़ा। तो ये आंकड़ा बनता है 74,679 करोड़। ये 2019 में कंज्यूमर स्पेंडिंग है मोबाइल ऐप पर। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना बड़ा राजस्व और तंत्र इसके, अर्थशास्त्र इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान को जो लोग कह रहे हैं कि नुकसान हुआ, जो लुटियंस लॉबी की बात कर रहा था, सैकड़ों जॉब्स चली गई, लाखों लोगों बेकार हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। और अगर मैं कहीं पढ़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य, उन्होंने कहीं गीता में लिखा है कि स्थान कभी रिक्त नहीं रहता। अगर एक कंपनी चली गई तो भारतीय कंपनी के सामने अवसर आ जाएगा, और भारतीय कंपनी के सामने अवसर आ जाएगा तो यहां पर जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी, लोग यहां पर अग्रसर होंगे, पैसा हिंदुस्तान का यही रहेगा। जो पैसा पहले यहां से चाइना जा रहा था, अब उसके ऊपर एक ब्रेक लग जाएगी। यह प्रतिबंध चाइना ऐप पर तो है ही है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत का पैसा चाइना में जा रहा था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जब उस कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा तो चाइना कैसे जाएगा। अब आज ही, कल से लेकर 24 घंटे के अंदर, जो ग्लोबल टाइम्स एक अखबार है चाइना में आता है, उसने अपना एक न्यूज पे लगाया। उसने कहा कि जो भारत ने ये डिजिटल स्ट्राइक, अंकीय आक्रमण किया है, इसका जो नुकसान है चाइना को, वो 44,780 करोड़ भारतीय रुपीस INR। और अगर इसको बिलियन में करें मित्रों तो $6 बिलियन का आंकड़ा है, आज हर जगह पब्लिश है। और जैसे ही ये खबर आई कि चाइना को 6 बिलियन लॉस, तो चाइना का स्वर बदल गया। और आज चाइनीज एम्बेसी के लोग बोलते हैं कि ये जो भारत ने ऐप बैन किया है, ये तो WTO की नॉर्म्स का उल्लंघना की गई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है देशों में जो भी गड़बड़ हो, लेकिन ट्रेड के बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए। हालांकि इसमें बाधा का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने अलीबाबा को बैन नहीं किया, अलीबाबा पर लोग प्रोडक्ट खरीदते, हमने उसको बैन नहीं किया, वो ट्रेड पर बैन नहीं है। ये तो जो सूचना जा रही है, ये जो डेटा जा रहा है, जो मैं आपसे बात करता हूं, जो मैं वीडियो पे बात करता हूं, वो चाइना जा रहा है, वो उसमें से मतलब निकाल रहे हैं, मैं उसको रोक रहा हूं। तो मित्रों, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि WTO, क्योंकि कुछ लोग हैं भारतीय विरोधी स्वर जो ये चर्चा कर रहे हैं कि जी ये WTO का नॉर्म खराब है और देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, बिल्कुल गलत बात है, मिथ्या बातें हैं, ना ही लोग इन पर कोई इस्तेमाल करते हैं। तो अब मित्रों, इसके ऊपर जरा सा प्रकाश डालने के लिए कि ये जो ऐप है,
जिनका मैंने नाम बोला, और भी है, हेलो है, यूसी वेब, जैसे मैंने बोले, कैम स्कैनर बोले। तो इनके लोग कहते हैं जी लोगों का क्या होगा जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बेचारे पिछड़ जाएंगे, कहां जाएंगे, बाधा पड़ जाएगी। लेकिन मित्रों, इन सभी के ऑल्टरनेटिव ऐप हिंदुस्तान के अंदर हजारों हैं। मसलन जो टिकटॉक है, उसके पैरेलल ऐप कौन से हैं? एक ऐप है, उसका नाम है मित्रो। मित्रो ऐप है। बोलो इंडिया, BOLOINDY, ये बोलो इंडिया ऐप है। DUBSMAS डब स्मैश ऐप है। इसी तरह एक ऐप हमने बैन किया है, बाइडू ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेशन करता है। हिंदुस्तान के अंदर उसका गूगल ट्रांसलेट है, हाई ट्रांसलेट है, कोई आपत्ति नहीं है। हमने वी मीट और वी चैट बैन कर दिए। उन्होंने कहा जी लोगों को आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल गलत। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। फिर एक और सवाल उठा के जी शेयर इट बैन कर दिया। शेयर इट तो लोगों के डॉक्यूमेंट देता था, इस्तेमाल करता था, बिजनेस में बाधा आएगी। बिल्कुल गलत। हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों ऐप है, जिनमें से कुछ का नाम है शेयर ऑल, जियोस्मिथ, स्मार्ट शेयर, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ये सैकड़ों ऐप है मित्रों, जिसके लिए किसी को कोई कष्ट आने की संभावना नहीं है। यूसी ब्राउजर है, उसके पैरेलल गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओपेरा है। अभी लेटेस्ट जियो ब्राउजर आया है, जो ये कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्राउजर प्रोवाइड करूंगा, और सब हिंदुस्तान में है। इसी तरह दो शॉपिंग पोर्टल थे, शाइन और क्लब फैक्ट्री। इन्होंने कहा कि जी आपने शॉपिंग एप्स बैन कर दिए, लोगों को बड़ा कष्ट होगा। लेकिन भारतीय ऐप कौन से हैं? मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, Amazon है, ये सारे के सारे हिंदुस्तान है। इसी तरह कैम स्कैनर है, मैं भी यूज करता था, हमारे काफी सारे मित्र इस्तेमाल करते थे। लेकिन मित्रों, उसका पैरेलल एडोब स्कैन है, MS ऑफिस लेंस है, फोटो स्कैन है, टैप स्कैनर है, HP इंडिया है। और एक अंत में इसका था कि न्यूज डॉग, UC न्यूज, QQ न्यूज फीड, के दुनिया भर की खबरें में आती थी, जो लोग सुनते थे उनको नहीं मिलेंगे। यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के अंदर गूगल न्यूज, एप्पल न्यूज और कुछ और इस तरह के चैनल हैं जो हिंदुस्तान में आपको मिलते हैं। और मित्रों, आपको जान करके बड़ा हर्ष होगा कि 30 जून से लेके अब तक कुछ ऐसे ऐप हैं जिनका आंकड़ा यह कहता है कि 1 लाख ऐप प्रति घंटा डाउनलोड हुए हैं। इनमें से चिंगारी है, शेयर चैट है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा डेली डाउनलोड हो रहे हैं। तो रिक्त स्थान नहीं रह रहा, भारत के पास जा रहा है। अब सबसे शोर है जूम। जूम के बारे में अभी कुछ क्लैरिटी आ रही है कि जूम जो है, इसका मालिक अमेरिका में है, डेटा चाइना में है, क्या है। भारत सरकार, मैं समझता हूं बहुत जल्द उसके ऊपर कोई ना कोई स्पष्टीकरण देगी कि क्या इसके हालात हैं। लेकिन जियो मीट ने पहले ही घोषणा कर दी कि देखिए ये जूम से बेहतर ऐप हिंदुस्तान के अंदर देगा जो जियो मीट है, तो आपको जूम शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके आने के बाद भारत सरकार ने एक कॉल दी है हमारे युवा पीढ़ी को कि आप आइए, आप ऐप डेवलप कीजिए। किसके ऊपर? ऑफिस प्रोडक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग, न्यूज, गेम्स, हेल्थ एंड वेलनेस, एग्रीटेक, फाइनेंशियल, एंटरटेनमेंट, स्पीच ट्रांसलेशन। और वक्तव्य के शुरू में जैसा कि मैंने ये कहा था कि बहुत बड़ी खबर है कि वो कैसे आज क्या होने वाला है, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये हमें आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जा रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का शब्द का इस्तेमाल कुछ दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन आज जो घोषणा हुई है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इनकी, भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और उसके लिए जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज उन्होंने क्या अनाउंस करा है? आज उन्होंने अनाउंस करा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक उन्होंने इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करा है, और उन्होंने उसका वेब पोर्टल भी दिया है, वेब एड्रेस भी दिया है,
मैं भारतीय सरकार और भारत के प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो उन्होंने, आप तारीख देखिए, 15 जून को गलवान वैली में झगड़ा हुआ, 29 जून को बैन हुआ, 5 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया कि मित्रों आइए अपने ऐप लाइए, और उस ऐप को जो है वो भारत सरकार डेवलप प्रमोट करेगी, लेकिन उन्होंने कहा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ऐप ऐसा हो कि लोग इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको छोड़े नहीं। और उसका एड्रेस लॉन्च कर दिया। उसका एड्रेस अगर मेरे कुछ दोस्त मित्र नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, www.innovate.my.gov.in/app-challenge। तो ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। आप इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी, आपदा में अवसर, कि अगर आपदा आई है उसके अंदर भी भारत सक्षम है, भारत के प्रधानमंत्री सक्षम है, इस आपदा के अंदर अवसर निकालेंगे। और मित्रों, अंत में बात एक ये करना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत मशहूर ये बात है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है, और चीन के साथ वही हो रहा है और हुआ। जब कोविड आया तो शायद उनको लगा कि इस वॉर से मैं कई देशों की जंग जीत लूंगा बिना एक गोली चलाए, लेकिन हुआ क्या कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से जो ऐप की यूजेज थी वो बहुत बढ़ गई। जो लोग नहीं भी इस्तेमाल करते थे उनको भी लगा कि अब तो ऐप के जरिए ही हम बात कर सकते हैं, और ऐप के जरिए, वीडियो के जरिए एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। और यही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप घर के अंदर रहिए, घर के बाहर मत जाइए, घर के अंदर ही सुरक्षित है। तो मित्रों, घर के अंदर बातचीत करना, मिलना गिलना, भाई से, बहन से, बेटे से, मित्रों से, वो सब ऐप के थ्रू हो रहा था। तो ऐप की जो कैपेसिटी थी वो बहुत बढ़ गई थी, ऐप का यूजेज बहुत बढ़ गया था, यूजर बहुत बढ़ गया था। ये जो कैम स्कैनर का ऐप है, इसने शायद लिखा है कि खाली ये इनका जो तीसरा आखिरी क्वार्टर था मार्च वाला, उसके अंदर मार्च के अंत में एक महीने में शायद 40 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए, क्योंकि कोविड के अंदर इसकी संख्या और बढ़ने लग गई दिन प्रतिदिन। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ही चाइना ने हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी, जिसके अंदर टिकटॉक कहता है कि वो उसका 2.5 करोड़ डेली का राजस्व है, रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के, राजस्व को छोड़ करके। इसलिए आप हिसाब लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी मार्केट चाइना ने क्रिएट कर दी। और अब वो जो मार्केट चाइना ने क्रिएट करी, उस मार्केट के ऊपर भारतीय सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का अंकीय आक्रमण हुआ, और वो मार्केट जो है सारी की सारी आज हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। इसलिए हिंदुस्तान के युवा जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें, ताकि ये जो आज एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। इसके अलावा जो देश के अंदर राज्य सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी इसी के साथ चले, प्रधानमंत्री के आह्वान को और ये जो कॉल आई है इसको जन जन तक पहुंचाएं। और हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो बार बार दिल्ली के ऐप लेकर आ रही है, वो अपने ऐप भारत सरकार को इस पोर्टल के थ्रू दे, ताकि उस पोर्टल के थ्रू जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र प्रशासित देश है, वो भी इस तरह के जो ऐप्स है उनके लिए अपने राज्य और केंद्र शासित देश में लोगों को इनवाइट करे, एक डेटा बैंक बनाए, भारतीय सरकार के साथ शेयर करे, ताकि हमारे लोगों के पास जो है वो उनका ऐप इस्तेमाल हो। मैं समझता हूं ये कुछ ही समय की बात है, जितने यूजर्स चाइनीज ऐप्स के थे वो हिंदुस्तानी यूजर्स ऐप को इस्तेमाल करने लगेंगे, और जो वो रेवेन्यू या राजस्व बाहर जा रहा था, एक तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, देश का पैसा देश में लगेगा, जो देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। और दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि जो लोग हमारे ऐप्स पे, हिंदुस्तानी ऐप पर काम करेंगे, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, वो भी विदेशी कंपनियों से बहुत कम होगी। तो लोगों को सेवाएं भी मिलेंगी, वस्तुएं भी मिलेंगी, दाम भी कम मिलेगा। और जो लोग फॉरेन कंपनीज के यहां पर एम्प्लॉइज थे, वो एम्प्लॉइज उन कंपनियों को छोड़कर जो मेरे भारतीय मित्र अपना ऐप प्रमोट करेंगे, उसके ऊपर
जाकर वो अपना बिजनेस यूज करेंगे, तो जो एम्प्लॉइज दूसरी कंपनियों के हैं वो अल्टीमेटली इन कंपनियों के अंदर ज्वाइन कर जाएंगे। तो मित्रों, ये यहीं रहेंगे, ऐप सिर्फ कंपनियों के नाम बदल जाएंगे, पैसा यहीं पे रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। और जो प्रधानमंत्री का नारा था आत्मनिर्भरता का, वो हम जो निर्भर थे चाइनीज ऐप्स पर, उस आत्मनिर्भरता से भी मुक्ति पाने के लिए ये सबसे बड़ा मार्ग था। अपनी ऐप्स, अपने बच्चों के ऐप्स, अपने लोग इस्तेमाल करने वाले, अपने देश की स्पेंडिंग अपने देश में रहेगी, तो मैं समझता हूं कि दिन दूर नहीं जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, भारत उस राह पर अग्रसर है और इससे उसके ऊपर बल मिलेगा, तेजी मिलेगी और हम उस राह की तरफ बहुत जल्द अग्रसर होंगे। आपने सुना, बड़े प्रेम से आप सबको धन्यवाद और वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आगे की कार्रवाई जो है वो जो अध्यक्ष हैं या जो हमारे एंकर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।